सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और उत्तराखंड में 6 महीने बाद चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी में सियासी कलह जारी है और इसको लेकर के लगातार तस्वीरें भी सामने आती रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मनमुटाव है वो नेताओं का सामने भी आ चुका है। लेकिन चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी में जिस तरीके से सियासी कलह इस वक्त चल रही है, ढैंचा बीज घोटाले को लेकर वार पलटवार किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान के बाद से ही इसे लेकर बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हरक सिंह रावत के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे लेकर के हल्ला बोला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ढैंचा बीज घोटाले के एक सवाल के जवाब पर कहा कि उत्तराखंड में गधा भी ढैंचा ढैंचा बोलता है। आपको बता दें कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ढैंचा बीज घोटाले को लेकर एक बयान दिया था और हरक सिंह रावत ने कहा था कि जब ढैंचा बीज घोटाले में हरीश रावत की सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी, तब वो हरीश रावत सरकार में कृषि मंत्री थे। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को गिरफ्तारी से बचाया था। हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत गुस्से से तिलमिला गए और कहा कि उत्तराखंड में तो गधा भी ढैंचा ढैंचा बोलता है। ऐसे में बड़ा सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत की नजर में, आखिर गधा कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से जो जिस तरीके से वार किया गया उसको लेकर के सवाल। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, जरा वो आपको सुनाते हैं। रावत जी ने ढैंचा बीज पे फाइल मंगाई, डोयला चुनाव था। मैंने 2 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा। शाम को पत्रवाली मैंने एयरपोर्ट पे कोशियारी थी और तो मैंने तो इतनी मदद की त्रिवेंद्र रावत। अगर मैं हरीश रावत जी की बात मान लेता और त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ जो हरीश रावत चाहते थे मुकदमा दर्ज हो जाता, त्रिवेंद्र रावत कब चीफ मिनिस्टर बन सकता था? हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढैंचा ढैंचा करता है। मैंने 2 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा। हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढैंचा ढैंचा करता है। बरी किया जाता है, बल्कि सारी रिपोर्ट में ये बात का उल्लेख हो सकता है, लेकिन मैंने 2 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा। हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढैंचा ढैंचा करता है। बरी किया जाता है, बल्कि सारी रिपोर्ट में ये बात का उल्लेख हो सकता है, लेकिन मैंने 2 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा। हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढैंचा ढैंचा करता है। बरी किया जाता है, बल्कि सारी रिपोर्ट में ये बात का उल्लेख हो सकता है। तरीके से बयानों के तीर आपस में ही नेताओं के बीच में चल रहे हैं। दरअसल हरक सिंह रावत की तरफ से कहा गया कि हरीश रावत की जब सरकार थी उस वक्त 2 पेज का नोट मैंने त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में भेजा था और इन्हीं आरोपों को लेकर के, इन्हीं बयानों को लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से भी इस पर अपना बयान दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि गधा भी ढैंचा ढैंचा बोलता है। लेकिन इसको लेकर के अब सवाल कई हैं और निशाने पर अपनी ही पार्टी के नेता हैं। तो सवाल यह कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर के इस बयानों के तीर से आखिर निशाने पर कौन है और कौन इन तीरों के जरिए घायल होता है, किसको नुकसान होता है? क्या इसका फायदा दूसरे विपक्षी खेमों को मिलता है? क्या दूसरे राजनीतिक दल इस मनमुटाव को लेकर के, बयानों के तीर को लेकर के जो आपस में ही चल रहे हैं, उसका फायदा क्या उनको मिल पाता है? ये बड़ी चीजें हैं। लेकिन इस दौरान हमारे साथ कुछ खास पैनल में लोग जुड़ने जा रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इन बयानों के मायने क्या हैं। ये जो बार बार कहा जा रहा है और ढैंचा बीज घोटाला और इसको लेकर के जब सवाल उठे 2009 और 10 में त्रिवेंद्र रावत जब एक जिम्मेदारी के तौर पर प्रदेश के अंदर काम कर रहे थे, तो यहां पर सवाल हरक सिंह रावत की तरफ से उठाए गए हैं। हरक सिंह रावत की तरफ से कहा गया त्रिवेंद्र के पक्ष में यहां पर नोट भेजा ढैंचा बीज घोटाला, जिसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 2009 से लेकर के 10 के बीच में जब एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर त्रिवेंद्र रावत उस वक्त नजर आते थे, तो ऐसे में सवाल भी कई थे और सवाल ढैंचा बीज को लेकर के उठ रहे थे। 2009 से 10 के बीच में आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो कृषि मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। बाजार से अधिक दाम पर ढैंचा बीज खरीदने का आरोप भी उनके ऊपर लगा था। घोटाले की जांच के लिए त्रिपाठी आयोग बनाया गया था और साथ ही साथ इस आयोग को लेकर के और इसमें जो रिपोर्ट सामने आई, त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कार्रवाई की मांग की गई थी उस वक्त। लेकिन अब यहां पर हरक सिंह रावत का कहना यह है कि उन्होंने त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में आकर के उन्होंने 2 पेज का एक नोट भी भेजा और इसी वजह से वो आगे मुख्यमंत्री के पद पर काबिज भी हो पाए। तो ये उनका कहना था। लेकिन उसके बाद जब
त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा गया हरक सिंह रावत के इस बयान को लेकर के उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ढेंचा ढेंचा बोलता है। तो क्या आखिर इसके मायने हैं, और ये जो कहा गया, ये जो बयान दिया गया, क्या इससे कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर की जो कलह है या अंदरूनी जो गुटबाजी है वो कहीं सामने तो नहीं आई है? और असल मायने में अगर बयानों के तीर चल रहे हैं तो इसका फायदा किसको मिलने जा रहा है? और आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है, कुछ ही महीने का वक्त है, तो अगर ये चुनाव होते हैं तो इसी तरीके की अगर परिस्थितियां बनी रहती हैं और नेता अगर आपस में ही इसी तरीके से आप वार पलटवार करते हैं, तो इसका नुकसान किसको होने जा रहा है? क्या असल मायने में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, या फिर दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, चाहे इसमें कांग्रेस पार्टी हो, और अब उत्तराखंड के अंदर अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए और पूरी तरीके से अपनी पार्टी का पौधा लगाने के लिए जो आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, क्या उनको इसका फायदा मिलने जा रहा है? क्या होने जा रहा है, जरा वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको जरा ये दिखाएं कि ढेंचा बीज घोटाला जिसको लेकर के सवाल त्रिवेंद्र रावत के ऊपर उठ रहे थे उस वक्त भी, और आज एक बार फिर से उन्हीं सवालों के घेरे में त्रिवेंद्र रावत है और सवाल हरक सिंह रावत के द्वारा उठाए गए हैं। और त्रिवेंद्र रावत दरअसल ढेंचा बीज घोटाले को लेकर के ये बड़ा सवाल उठा कि ढेंचा बीज जो है तय कीमत से ज्यादा, तय मूल्य से ज्यादा उसको अधिक दाम पर बाजार के अंदर उसको खरीदा गया था, ये आरोप उनके ऊपर लगा था। और घोटाले की जांच के लिए ही त्रिपाठी आयोग बनाया गया था। दरअसल त्रिपाठी आयोग उस वक्त गठित किया गया था और उसके जरिए कोशिश थी कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। तो ये लगातार पुराना मामला, लेकिन आज इस पर नए तौर पर सियासत हो रही है। बाजार से अधिक दाम पर ढेंचा बीज खरीद का यह आरोप लगा था और इसी को लेकर के इस घोटाले की जांच के लिए त्रिपाठी आयोग भी बनाया गया था। लेकिन उस वक्त यानी कि 2009-10 के बीच का यह मामला, और आज 2021 के अंदर इसी को लेकर के सियासत हो रही है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ आपका उनसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुरेश जोशी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नवीन पीरशाली हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नवीन जी बहुत स्वागत है, सुरेश जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भगीरथ जी बहुत स्वागत है। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार भी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी मैं शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं। ये जो सियासत है 2009-10 का ये मामला जब सामने आता है, सियासत तो उस वक्त भी हो रही थी, आरोप कई लगे थे, लेकिन अब 2021 में एक बार फिर से पुराने मसलों को उठाया जा रहा है। ढेंचा ढेंचे को लेकर के अब सियासत होने लगी है। अभी तक स्थिति क्या है और आरोपों के जो तीर चल रहे हैं, नुकसान इसमें किसको कितना? दो तरह की राजनीति उत्तराखंड बीजेपी में देखने को मिल रही है। पहली राजनीति तो है कि उत्तराखंड से बीजेपी में राजनीति हो रही है, जो कि आप किस तरह से बयानबाजी हो रही है अपने पार्टी के अंदर, जिस तरह से पिछले दिनों पिछले चुनाव में जो कांग्रेस के नेता पलायन करके बीजेपी में आए थे, उनको पार्टी के नेता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरह राजनीति हो रही है जहां पर तमाम जो दूसरी पार्टियों के नेताओं को पार्टी में शामिल किया जा रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि 2022 में हमारी सरकार वापस आ रही है, हमारी लहर है। तो दो तरह की राजनीति बीजेपी में चल रही है। लेकिन इस बीच जो ढेंचा बीज जो घोटाला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा पहले भी था, आज भी है। पिछली बार हरक सिंह रावत कृषि मंत्री थे, तब उनके पास ये मामला आया था और उस वक्त भी ये पूरा मामला जो है पब्लिक डोमेन में आ गया था और पब्लिक में इस चीज को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी। देखिए घोटाला क्या, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं वापस आता हूं सर, मैं वापस आता हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं जरा जल्दी से इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथ प्रवक्ता सुरेश जोशी जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, मैं जरा जल्दी से उनसे रिएक्शन ले लेता हूं। सुरेश जी, ये जो बयानों के तीर चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और ये जो कहा जा रहा है ढेंचा ढेंचा, ये गधे की संज्ञा किसको? इसको लेकर भी कोई प्रूफ नहीं है। सुरेश जोशी जी, बात हुई थी। सुरेश जोशी जी, सुरेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुरेश जोशी जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है, कुछ तकनीकी खामी है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। आरपी रतूड़ी जी, क्या इस पर कहना है? ये जो अभी चल रहा है ना, ये क्या है? और ये उस वक्त की बात है जब 2009 और 10 का जिक्र किया जा रहा है। देखिए शुभेंदु जी, वैसे तो कांग्रेस को
इस तरह की नीति पर कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि भाजपा में अंतर कला है। भाजपा का एक मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पर सीधा सीधा आरोप लगा रहा है, और वो भी उस पर जो बड़े जोर शोर से कहते थे, जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, उन पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। तो ये इनका घरेलू है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है कि दूसरे के घर में आग लगाओ, तो निश्चित तौर पर उनके घर पे भी कहीं न कहीं आँच आ रही है, उसकी चिंगारी उनकी तरफ भी है। और उन्हीं का मंत्री उन्हीं की पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की लग रहा है कि अब जनता इनसे खिसकने वाली है, इनसे खिसक चुकी है। 2022 में इनको वापसी नजर नहीं आ रही, तो इस तरह के बयान दे करके एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का काम कर रहे, दूसरे का अपमान करने का काम कर रहे। इसमें भरोसा कांग्रेस नहीं करती कि किसी का घरेलू मामले में हस्तक्षेप करे, बयानबाजी करे। लेकिन ये उत्तराखंड के लिए दुखद है और दुखदाई है कि उत्तराखंड देवभूमि है, इस तरह के लिए नहीं बना था कि ये भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करते थे। और उन्हीं का मंत्री कह रहा है, स्पष्ट है ये तो, कि अब जब वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ मैंने बचाया, तो ये उनकी भी गलती है कि उन्होंने समय रहते क्यों नहीं भाई उस पर भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया, काम क्यों नहीं किया, बजाय उसे बढ़ावा दिया। तो ये तो उन पर भी कहीं ना कहीं उंगली उठती है। ठीक है, सवाल तो उठ रहे हैं और इसीलिए उन सवालों का जवाब हम भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जरा जल्दी से मैं इस पर एक जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं नलिन जी से। नवीन जी, क्या अभी तक आपको लग रहा है ये जो सियासत हो रही है और उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी तो लगातार सवाल उठाती भी रही है, इन्हीं चीजों को लेकर के तो सवाल उठाए हैं, और यहां पर अब रतूड़ी जी का कहना है कि अगर हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ था मैंने बचाया था, तो ये तो गलती भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए जो आज चुना हुआ प्रतिपक्ष है कांग्रेस, उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि कितना बड़ा सरकारी घोटाला है और किस प्रकार से ये लोग निर्भीक हो चुके हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि यही व्यवस्था बनाने वाले हैं, यही व्यवस्था को चलाने वाले हैं, और वही व्यवस्था में से ये अपने जो काले कारनामे हैं उनकी छुपाने की व्यवस्था पहले कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हरक सिंह रावत ताल ठोक कर कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जेल जाने वाले थे, मैंने उनको बचाया, ये अपने आप में सिद्ध होता है कि घोटाला हुआ था और हरक सिंह रावत ने अपने पद का दुरुपयोग किया। आप देखते हैं कि कानून की नजर में गुनाह करने वाला और गुनाह को पनाह देने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना हुई है, ये तो अब अदालत का मामला है, जनता का मामला है कि वो संज्ञान लेगी चुनाव में, और अदालत संज्ञान कब लेगी ये भी देखने वाली बात है। और क्योंकि सिस्टम इतना जंगल राज हो चुका है कि आज एक डॉन की तरह, एक माफिया की तरह बेखौफ होकर नेता बोल रहे कि हमने ये घोटाला किया, उसने वहां वो किया, हमने वहां बचाया। तो जो इस प्रकार की व्यवस्था उत्तराखंड में हो गई है, इसको कौन बचाएगा? क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हम कहते आए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक ही हैं, और इन्होंने बयानबाजी से सिद्ध कर चुके हैं, उस पर मुहर लग चुकी है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अब ये जनता की अदालत में ही ये तय होगा। और आज जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है कि हमारे यहाँ गधा भी ढैंचा ढैंचा करता है, अब हर कोई पूछ रहा है कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये बयान किसके लिए दिया है, उनका जो गधा शब्द था वो इशारा किसकी ओर कर रहा है? क्योंकि आज ये आवाज जन जन की आवाज है, ढैंचा बीज जन जन की आवाज है कि ढैंचा बीज घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड का हर एक नागरिक की आवाज कर रहा है, इनके अंदर से ये आवाज आ रही है। तो वो इशारा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने इशारा किस ओर किया है और घोटाला हुआ है। ये हरक सिंह रावत जी के बयान से सिद्ध होता है। हरक सिंह रावत जी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, आज अपने अंदरूनी कलह के चलते उस बयान को बाहर जग जाहिर कर चुके हैं। तो अच्छी बात है कि जनता के सामने कुछ न कुछ तो आया, चाहे वो चुनाव के समय ही क्यों ना आया हो। जी ठीक है सुरेश जी, ये बात हरक सिंह रावत ने कबूली है कि उस वक्त घोटाला हुआ और मैंने बचाने की कोशिश की। आरोप इसलिए कई हैं कि अगर वहां पर कमी थी, वहां पर गलती थी, तो बचाने की कोशिश क्यों? सुरेश जोशी जी गायब है। सुरेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? कनेक्ट नहीं हो पाए। मैं भगीरथ शर्मा जी आपके पास आता हूं। भगीरथ जी, आपने बड़े बारीकी के साथ देखा है और उत्तराखंड की सियासत को आपने देखा। 2009 में भी आपने जब ये सवाल उठे थे, तो उस वक्त से लेकर के और आज 2021 आते आते कुछ चीजों में बदलाव हुआ है। और जब कोई भी एक नेता अपने किसी नेता को डिफेंड कर रहा था, आज आते आते विरोध के स्वर इतने तेज क्यों?
भगीरथ जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप एक बारी। जी सुनाई पड़ा? जी बिल्कुल, बताइए। हाँ, देखिए राजनेताओं का कुछ चरित्र बदला है। अवसरवादिता का जब युग आया और दल बदल होने लगे, उद्देश्य यही रहा कि किसी तरह सत्ता का हिस्सा बने और मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद तमाम जो है कुछ न कुछ पाले। तो उत्तराखंड में इस तरह के जो प्रयोग हुए हैं, छोटा सा राज्य है और मैं ये समझता हूँ कि जो राजनीति को सेवा का जो क्षेत्र होना चाहिए था, खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में, अभी 20-21 साल पूरे होने जा रहे हैं राज्य को, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो 21 साल कम भी नहीं होते, क्योंकि हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम अवस्थापना सेक्टर में कुछ कर पाते। लेकिन यहाँ जो भ्रष्टाचार का घुन लगा है, और खासकर अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखेंगे कि जो प्रथम विधानसभा का जब चुनाव 2002 में हुआ, 2002 से 2007 तक हम कह सकते हैं कि ये एक उपलब्धि वाला काल रहा है। उस संदर्भ में एक तो जो हमारा जो सिडकुल इत्यादि की स्थापना हुई, औद्योगिक स्थापनाएं हुई, और हमारी जो रेवेन्यू था, सकल रेवेन्यू, और उसकी परिणति ये थी कि हम अपने रेवेन्यू को, जो राजस्व थे, उसको बढ़ाने में की दिशा में आगे बढ़ पाए। अब आज स्थिति दूसरी है कि हम इतना 55,000 करोड़ राज्य पर कर्ज है और हर 15 दिन में उत्तराखंड 300 से 500, 700 करोड़ हर 15 दिन में बाजार से कर्जा उठा रहा है। कर्जा लेके हम ब्याज की अदायगी कर रहे हैं। ये तो हमारी उसके उस पर ये जो घोटाले हैं, हमने जो है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और खासकर खाद्यान्न के मामले में निर्भरता की दृष्टि से ढांचा बीज का जो है उसकी खरीद का जो है योजना बनाई थी, ताकि किसानों को उसका वितरण किया जा सके और उसकी जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने की दिशा में काम कर सके। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी शर्म की बात है कि उस काल में जब 2007 से 2012 के मध्य जब भाजपा की जो सरकार थी खंडूरी जी के नेतृत्व वाली, तो उसमें जो है ये बीज की खरीद की गई। अब वो खरीद क्योंकि किसानों तक बीज पहुंचा नहीं, इसलिए स्पष्ट है कि वो खरीद कागजों में, दस्तावेजों में हुई होगी और भुगतान भी हो गए। अब जब इस पर जब बवाल हुआ, पूछा गया बीज है कहाँ, कितने किसानों को दिया, कितने जिलों में वितरण हुआ, तो कुछ पता नहीं था। तो जब मामला बढ़ा तो फिर कांग्रेस की सरकार आ गई 2012 में, तो उस पर एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एससी त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय कमीशन की जो है बिल्कुल त्रिपाठी आयोग का गठन कर दिया गया था। लेकिन सर ये जो बदलाव हुआ, ये जो हृदय परिवर्तन हुआ कि उस वक्त तो डिफेंड कर रहे थे जिस नेता को, आज उसी के खिलाफ मुखर हो गए हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। जब हल्ला करने वाले लोग कौन थे? अब यही लोग थे जो कांग्रेस में थे तत्समय। अब जो है जब हल्ला हुआ, विरोध हुआ कि बीज कहाँ गया, कितने किसानों को मिला कि नहीं मिला, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, वो वाहन कौन थे, उनके नंबर क्या थे, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन भुगतान हो गया था। अब भुगतान हो, उसके लिए जो है जो तत्कालीन जो भी जिम्मेदार रहे, तो उनका पता लगाने के लिए कमीशन की स्थापना की गई थी। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दे दी और उसको अध्ययन के लिए पहले सचिव समिति को दिया गया और फिर मंत्री स्तर और मुख्यमंत्री स्तर तक वो रिपोर्ट गई थी। जो ठीक है मैं बिल्कुल पॉइंट पर आना चाहता हूं सर, पॉइंट पर आना चाहता हूं क्योंकि बाकी मेहमानों के पास भी मेरे को जल्दी से जाना है। इसमें जो हृदय परिवर्तन मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि उस वक्त जिस नेता को डिफेंड किया गया, आज ऐसी परिस्थितियों में कैसा बदलाव हुआ कि उसी नेता के खिलाफ आकर के उनको बताना पड़ रहा है कि मैंने पहले बचाव किया था। देखिए, मैं अभी इस बात से तो जो रतूड़ी जी कह रहे थे अभी और दूसरे आम आदमी पार्टी के साथी, मैं चूंकि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं और हृदय परिवर्तन तो
जब राजनेता भले परिवर्तन नहीं होता है, ये अवसर को पकड़ने का वो होता है हाँ कि अभी हम जो है सत्ता में या सत्ता की मलाई चखते रहने के लिए क्या हम उपक्रम कर सकते हैं, इस पर नेता बिरादरी ठीक है। हमारा बड़ा ध्यान रखती है। ठीक है, यानी कि हृदय तो परिवर्तन मुझे नहीं, ये लग तो रहा है जो ये तो मौके की आसन्न राजनीति चुनाव है। है। हाँ ठीक जी, है। सुरेश जी अब- मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुरेश जोशी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। और मेरा सवाल यह है कि ये हृदय परिवर्तन को लेकर के बात नहीं है, सिर्फ ये घोटाले को छुपाने को लेकर के भी बात है। एक नेता जो उस वक्त उस घोटाले को बचाने के लिए खुद कहते हैं कि मैंने सहयोग किया था, मैंने ही बचाया था, मैंने आपके पक्ष में आकर के पत्र लिखा था, लेकिन आज वो खुल करके बता रहे हैं कि गलत हुआ था और अगर मैं नहीं बचाता तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। सुरेश जोशी जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। म्यूट हूं, आवाज नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल, बताइए सर। आ गए। वो फिर म्यूट हो गए। लगता है कुछ तकनीकी खामी है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। मैं जरा आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। प्रवीण कुमार जी, ये सियासत में कुछ ऐसे माहौल बने हैं कि उस वक्त जिस नेता को लेकर के सवाल उठ रहे थे, आज एक बार फिर से वही चीज केंद्र में आ गई है। वही चीज एक बार फिर से अब जब आने वाले कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होने जा रहा है? जाहिर तौर पर बीजेपी को, लेकिन इसका फायदा किसको होगा? देखिए, इसको समझने की जरूरत है। जिस समय का चुनाव किया गया इस बयान को देने के लिए और जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है, इसको समझने की जरूरत है। सामने चुनाव है और जो तमाम नेता कांग्रेस से पिछले चुनाव में पलायन करके बीजेपी में गए थे, हाँ। वो मंत्री बनने नहीं गए थे। हरक सिंह रावत कई बार कह चुके हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, हम कई बार मंत्री रह चुके हैं, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। और वो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। जो पुराने लोग हैं वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। चाहे 100 यूनिट बिजली की बात अपनी तरफ से हरक सिंह रावत कह दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, हमने कोई फ्री बिजली देने की इतना नहीं किया। एक जो चीजें हमें दिख रही है, दरअसल कुछ और है। एक तैयार किया जा रहा प्लेटफॉर्म तैयार किया रहा है, किस तरह से पार्टी से स्विच किया जाए और किस तरह से जो है एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, कहीं ना कहीं उनके दिल में भी कसक है कि उनको क्यों हटाया गया। और एक बात और इसमें समझने वाली बात है कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, 4 साल तक उनके अंदर में हरक सिंह रावत मंत्री थे। इन दोनों में जिस तरह की अभी राजनीति हो रही है, साफ तौर पे पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच की स्थिति कैसी थी। 36 के आंकड़े रहे होंगे, अदावत रहे होंगे, तो सरकार कैसे चली, किस तरह की चलती रही होगी, आप इसको भी समझा जा सकता है। और क्यों इतने मुख्यमंत्री 3 बार बदले गए, ये भी समझा जा सकता है। देखिए, दोनों तरफ से ये बात होनी चाहिए कि पहले 56 घोटाले हुए, फिर 256 घोटाले का मामला उठा। हर चुनाव में घोटाले के मुद्दे उठते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। फिर अगले चुनाव के इंतजार होता है इस घोटाले के लिए। जनता को कहीं ना कहीं छला जा रहा है और तमाम जो नेता है जिस पे आरोप लग रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि दरअसल घोटाला क्या है, घोटाले में कौन लोग शामिल थे, और एक्सपोज करने की जरूरत है। घोटाले पर कहीं ना कहीं लिपापोती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने चुनाव है, जनता देख रही है सब। हाँ बिल्कुल। सुरेश जोशी जी जवाब दीजिए, खुलासा करेंगे अब बताएंगे, अब साफ करेंगे कि उस वक्त जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे थे कौन कौन थे, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, और एक्शन क्या होगा? जोशी जी। जोशी जी बहुत पुराने नेता है, तकनीकी रूप से भी काफी मजबूत है। अगर उनका म्यूट नहीं हो पा रहा तो बड़ा ये मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर, आप अगर बोलना चाहेंगे तो जरूर बोल पाएंगे। नहीं, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये बतलाना चाह रहा था, बीच में कट हो गया था, कि 2007 से लेकर के 2012 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उस सरकार के बाद जब कांग्रेस के मित्रों की सरकार आई, तो उस समय जो है कि भाटी आयोग और त्रिपाठी आयोग 2 आयोग बने थे और उन आयोगों में इन्होंने कहा कि साहब बहुत घपले घोटाले हुए, और वो आयोग भी बेसिकली दोनों ऐसे थे कि जो इनके चिर परिचित और इनके एक तरह से मैं कह सकता हूं कि स्थायी मेंबर थे दोनों आयोगों के। एकल आयोगों के जो अध्यक्ष थे, उसका बाद में उस सारी चीजें भी सामने आई।
लेकिन सारी जांचों जो है कि दोनों आयोगों के द्वारा जो उस सरकार के समय के आरोप थे, उन आरोपों के जो तथ्य थे वो कहीं भी प्रमाणित हुए नहीं। हाँ, अगर वो तथ्य प्रमाणित नहीं हुए और उसके बाद 2012 से लेकर के 17 तक एक सरकार चली, हाँ, और वो सरकार किसी को भी न तो अपने आयोग के माध्यम से, न न्यायालय के माध्यम से, न सरकार के तंत्र के माध्यम से कहीं पर किसी को आरोपित नहीं कर पाई। ठीक देखिए, है। पहली बात तो ये है कि भाई आरोप लगाना और आरोपों को साबित करना। चलिए, हमने आपकी बात भी मान ली। आपसे जुड़ सुरेश जोशी जी, हमने आपकी बात मान ली कि आरोपित नहीं हुए, कोई तथ्य नहीं थे, कोई सत्य नहीं था। तो आज हरक सिंह रावत क्यों आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर लगा रहे हैं फिर आरोप? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि माननीय हरक सिंह रावत जी उस समय उस पद के मंत्री थे, और अगर उस पद के मंत्री के कारण उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का विषय आया तो मैंने किया, वो किस भावनाओं से, किस विषय से उस विषय को आज उन्होंने कहा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब सरकार का कोई मंत्री होता है या सरकार सर, का कोई आज तो सरकार में है ना, सुनिए, आज तो सरकार में है ना, और अपने ही नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई अगर किसी विभाग का चीफ है, उसको वो जो है कि पूरे विभाग को देख रहा है, और उस विभाग का अधिकारी अगर आरोप लगा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि उस विभाग के अंदर के जितने अधिकारी हैं, जितने नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, या जो आयोग की रिपोर्ट दी है, उसको आप गलत साबित कर दोगे। और आप क्लीन चिट देना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल क्लीन चिट तो है ही उस पर, मैं क्या देना चाह रहा हूँ क्लीन चिट। जब दो तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं फिर? नहीं, जब दो आयोग गठित, कैबिनेट मंत्री फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? उनसे पूछा गया? नहीं, ये तो देखिए, जो प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं तो क्लीन चिट इसलिए दे रहा हूं कि भाई एक प्रक्रिया के तहत कांग्रेस की सरकार ने दो आयोग बनाए, और दोनों आयोगों की जांच रिपोर्ट आ गई। उसके बाद 5 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, और उस सरकार के विषय को अगर आप देखेंगे तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर आज कोई आरोप लग रहे हैं या कोई प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो इस बात का सर, अगर आरोप अगर निराधार थे, तो हरक सिंह रावत किस आधार पर आज आरोप लगा रहे हैं? किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? मैं बड़ी विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर माननीय हरक सिंह रावत दे सकते हैं। अगर इस प्रश्न पे कोई जो आप प्रश्न कर रहे हैं, अगर कोई प्रमाणिकता है। सर, मैं भी बड़ी विनम्रता के साथ पूछना चाह रहा हूं कि पार्टी के भीतर ऑल इज वेल है क्या? मैं सब कुछ ठीक है क्या? नहीं, मैं पहले प्रश्न का आपको उत्तर दे दूं। अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ है तो कांग्रेस के मित्र स्वतंत्र हैं कि भाई वो न्यायालय में जाएं, दूसरे जगह पर जाकर के वो करें। क्यों ये चुप बैठे हैं? प्रश्न तो ये खड़ा होता है, क्या चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं? प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, प्रवीण जी जरा जल्दी से, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों पे आता हूं। भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें, ठीक है सर, प्रवीण जी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। जी प्रवीण जी, डॉक्टर साहब बताइए। सुरेश जी, आप जानते हैं कि इस मुद्दे को कांग्रेस की तरफ से नहीं उछाला गया। आपकी पार्टी विद डिफरेंस कहलाती है। आपकी पार्टी में डिफरेंस आप दिख रहा है, कि नेताओं के बीच एका नहीं है। आपके ही मंत्री आपके पूर्व मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हैं, और आप कांग्रेस पे या किसी और पार्टी पे सवाल नहीं उठा सकते। नहीं, देखिए, क्योंकि सवाल ये है कि आपको जनता के बीच जाना है, आपको एक प्रदर्शित करना है। आखिर कौन जवाबदेही लेगा कि इसमें घोटाला हुआ कि नहीं, और किसको हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि घोटालेबाज है, और वो जो त्रिवेंद्र सिंह रावत किसे गधा कह रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि जनता देख रही है, और जनता इन चीजों को पब्लिक जोशी जी, और हर तरफ चर्चा हो रही है। जवाब दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो एक जो परिस्थितियां उस समय की थी, जो आज के आधार पर मैं पक्ष रखना चाहता हूं। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 2007 से लेकर 12 तक जिस दल के द्वारा ये आरोप लगाए गए, उसके बाद हम जब 2012 के चुनाव में भी गए थे, तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ठीक है, घोटाले को लेकर 2009 से लेकर 2010 के बीच में सवाल कई उठे, लेकिन अब उसमें सियासत 2021 में हो रही है। और इसी सब को लेकर के जरा जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा आगे बढ़ता हूं, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, मेरा सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, सुरेश जोशी जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सिद्ध नहीं कर पाई, जांच कमेटी बिठाई गई, उसमें भी कुछ तथ्य सामने नहीं आए, तो ये तो उनकी कमी है। आप कोई भी सत्य उस पर बता नहीं पाए, कोई भी आधार उस पर रख नहीं पाए, आप ये साबित नहीं कर पाए कि उस वक्त कोई भी गड़बड़ी थी, कोई भी घोटाला था। रतूड़ी जी। दुर्भाग्य तो ये है कि प्रश्न इन पर खड़ा हुआ, प्रश्न चिन्ह इन पर लगा है कि इनका कैबिनेट मंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है, बजाय उसके सफाई देने की ये कांग्रेस पर आरोपित की बात कर रहे हैं। अरे, सवाल खड़ा किया हरक सिंह जी ने कि मैंने बचाया। जिस तरह से नवीन जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि छुपाने वाला भी दोषी है
तो आज इन शब्दों, अगर वो आरोपी थे तो आपने छुपाया क्यों? और आज अगर आप कह रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर जो आरोपी हैं वो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले कैसे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये हाल है कि इनको ये कांग्रेस के जुए दिखते हैं, अपने कीड़े नहीं दिखते हैं। इनके अंदर कितने कीड़े हैं उस नजर नहीं आ रहा। इनके घर का झगड़ा, बीच में कांग्रेस आ रही। अरे हम आपका कैबिनेट मंत्री, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जिनके साथ वो कैबिनेट मंत्री रहे, वो आरोप लगा रहे, तो या छटपटाहट क्या है या तो घुटन है। ये कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की उनको रास नहीं आ रही। इतने दबाव में है कि आपकी पार्टी में लोकतंत्रीय परंपराएं समाप्त है। लोकतंत्रीय व्यवस्था नहीं है कि अपनी बात खुल करके कोई नहीं कह सकता, तो घुटन है। सुरेश जोशी जी, ये मन की टीस है जो हरक सिंह रावत की अब सामने आ रही है, ये मन की टीस है। देखिए, ये तो हरक सिंह रावत जी का और माननीय त्रिवेंद्र जी का, दोनों का मुझे लगता है कि ये एक व्यक्तिगत इश्यू है, ये जिस तरह से सामने आ रहा है। मैंने तो कांग्रेस को इसलिए कहा, आप मान रहे हैं ना डिफरेंसेस हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि ये दोनों के जो विषय आ रहे हैं, ये तो व्यक्तिगत इश्यू मुझे इसलिए लगते हैं, मैंने कहा। लेकिन मैं दूसरी बात ये कह रहा था कि भाई जो डॉक्टर साहब ने कहा, रतूड़ी साहब ने, कि ये तो बीजेपी का मामला है, कांग्रेस का नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस समय की ये घटना को आपके प्रेस के सामने रखा, उस समय वो कांग्रेस के सम्मानित मंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं थे। इसलिए जो है कि मैंने जो प्रश्न खड़ा किया वो ये खड़ा किया कि भाई अगर कांग्रेस को लगता था कि भाई कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता को के ऊपर दोष है और उसको जो है कि दोष मुक्त नहीं करना चाहिए, तो ये कांग्रेस ने, वो तो कह रहे कि कांग्रेस ने दोष मुक्त किया, ये उनका उस विषय को लेकर के ये सामने आ रहा है। इसलिए मेरा कहने का विषय इस पे ये है कि भाई अगर दो कमेटियों में अगर कोई व्यक्ति दोष मुक्त नहीं हो रहा है और 5 साल की सरकार में सारी ताकत सरकार लगा दे रही है और सरकार उसको जो है कि कोई निचोड़ पे, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रही है, तो अब आज के दिन उस बात को कहना कि भाई ये व्यक्ति दोषी है, तो मुझे लगता है कि नितांत जो है कि जो मैटर है, जो मामला आ रहा है, ये व्यक्तिगत मामला है। मैं जरा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब ये सुनिए, मैं पहले पूरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। ये मामला नितांत तौर पर व्यक्तिगत है, लेकिन अब यहां पर जो प्रश्न खड़ा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वो माननीय मंत्री भी हैं, जो विषय को खड़ा कर रहे हैं वो माननीय मंत्री भी हैं, इसलिए आप और हमको आज इस पर बहस करनी पड़ रही है। हाँ। लेकिन मैं दोबारा ये कह सकता हूं कि भाई ये व्यक्तिगत मामला है और इसका देखो न तो कोई जनता में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या फिर सार्वजनिक जीवन में अगर कोई चीज आ जाती है ना, मीडिया के सामने भी आ जाती है, तो फिर वो तो आज चुकी ना, पहली बार थोड़ा आ रही है। हाँ, नहीं, देखिए, अगर ये जो मैं वही कह रहा हूं ना कि पहली बार तो नहीं है ना कि मनमुटाव जो आज सामने आया है। सुबेन जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आप इलेक्शन में जाते हैं तो कहीं ये मनमुटाव जो है, जो इससे पहले भी सामने जग जाहिर है, वो अगर इसी तरीके से सामने रहता है तो नुकसान क्या बीजेपी को नहीं होगा? शुभेंदु जी, जरा मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। मैं सुबेन जी इस प्रश्न का आपका उत्तर दे दूं। पहली बात तो ये है कि जहां तक आपने प्रश्न किया कि विधानसभा चुनाव में, देखो विधानसभा चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बन चुकी है, कांग्रेस पार्टी की भी रणनीति बन चुकी होगी, या इस तरह के विषय कांग्रेस के पास आएंगे तो और वो लोग आगे बढ़ेंगे, ये भी होगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 का जो चुनाव होगा, इस तरह के जो भी मुद्दे आएंगे वो कोई सर, सवाल तो ये उठ रहे हैं ना कि जो कैबिनेट मंत्री आज सवाल उठा रहे हैं, उस वक्त उन्होंने डिफेंड किया, यानी कि भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा देने के लिए उन्होंने समर्थन किया था। इसका मतलब तो ये भी है, और कांग्रेस के नेता यही तो आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, प्रश्न ये खड़ा होता है आज के दिन के सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि जो सरकार उस समय चल रही थी, क्या वो सरकार जो है कि किसी भ्रष्टाचारियों को माफ कर रही थी क्या? तो जनता तो ये भी पूछेगी ना आज के दिन। नवीन पीरशाली, ये भी नवीन जी को मैं नवीन जी को भी शामिल कर रहा हूं चर्चा में। हाँ, रतूड़ी जी, आता हूं जरा। नवीन पीरशाली जी, ये जो अभी मौजूदा वक्त में चीजें चल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि उस वक्त वो कांग्रेस में थे या बीजेपी में आ गए, लेकिन आज की अगर बात करें तो दोनों तो एक ही पार्टी में है ना। कैबिनेट के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए शुभेंदु जी, बहुत साफ है, जोशी जी अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आधे से ज्यादा समय तक वो डिबेट में नहीं आए, म्यूट रहे, उनके लिए जवाब देना बड़ा भारी पड़ रहा है। और इस वक्त जो हरक सिंह रावत जी ने जो अपनी टीस निकाली है, एक्चुअली ये टीस है, जब कर्मकार बोर्ड में घोटाला हुआ तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वो उछाला था, उससे फिर उन्होंने उनको हटाने के लिए प्रयास किए। सारा खेल को, इसका पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि ये संगठन और सरकार की
तार सब जुड़े हुए हैं आपस में। ये इसमें रायपुर विधानसभा भी शामिल है, जिसमें अभी खाऊ प्रकरण हुआ था इनका, किस तरह से वहां पर जो हुआ था। दरअसल क्या है कि जो कांग्रेस गोत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो वहां पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं उनको परेशान करने में लगे हैं। इसमें जो अभी जो हाल ही में रायपुर में खाऊ प्रकरण जो हुआ था, जो विधायक जी बड़े बौखला गए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं रायपुर विधानसभा में दखल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी माना जाता है। तो जो ये पूरा जो पिन चुभोया गया है, उस पिन की आवाज हरक सिंह रावत जी के मुंह से निकल गई कि मैंने आपको उस वक्त बचाया था, आप तो ऐसे ऐसे हैं। और कर्मकार कल्याण बोर्ड के घोटाले का भी उनकी टीस निकली कि मैंने आपको बचाया था, आपने मुझे बचाने का प्रयास नहीं किया। तो ये सब एक तार जुड़े हैं। इसका बहुत बारीकी से निरीक्षण करना पड़ेगा कि किस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग उन्होंने किया है। जहां तक जोशी जी बोल रहे हैं कि ये प्रूव नहीं कर पाए, मैंने कहा कि सत्ता व्यवस्था बनाने वाले भी खुद ये लोग हैं, व्यवस्था चलाने वाले भी ये लोग हैं, और अपने काले कारनामों को छुपाने की तैयारी पहले कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आप त्रिपाठी रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे, इसमें स्पष्ट है, इसमें धाराएं दी हैं कि इस एक्ट के तहत तत्कालीन कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कार्रवाई की जा सकती है, की जानी चाहिए। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी हुई है, उस रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट लिखा है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, घोटाला हुआ है। और आज एक कैबिनेट मंत्री, एक सरकार के कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं कि तत्कालीन उस वक्त घोटाला हुआ था और मैंने बचाया। तो इसके बाद क्या रह जाता है इन पर कार्रवाई करने के लिए? इसके बाद तो अगर कोई भी नकारे, तो जब यहाँ तो सारे तथ्य साफ होते हैं, पब्लिक डोमेन में सब कुछ है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे जंगल राज में क्या होगा? इसलिए उत्तराखंड बर्बाद है। अब जनता, चुनाव नजदीक है तो जनता की सही हम अपील कर सकते हैं कि आप ही न्याय कीजिए इस उत्तराखंड को बचाने के लिए, इस उत्तराखंड को लूटने के लिए। और माननीय न्यायालय से दरख्वास्त करते हैं जोशी जी जवाब दीजिए, जोशी जी जवाब दीजिए, को सजा दी जाए, क्योंकि दोनों दोषी हैं, हरक सिंह रावत भी दोषी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दोषी हैं। ठीक है, जोशी जी जवाब दीजिए। सुवेंद्र जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि नवीन जी कह रहे हैं कि आप अनम्यूट या म्यूट होकर के बैठे थे, ऐसा नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। देखो, हम भागने वाले लोग नहीं है। जब मैं चर्चा में बैठा हूँ, अरे एक टेक्निकल केजरीवाल आदमी रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट का प्रोफेसर, ऐसी बातें मत बोलिए, गलत बातें मत बोलिए, वो तो डॉक्टर साहब गलत बातें नहीं, गलत तथ्यों के आधार पर आप टीवी चैनल पर मत बैठिए। देखिए, आप बहस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मैं इसको छोड़ देते हैं, म्यूट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं क्यों अनम्यूट और म्यूट हो जाऊंगा जब मैं बैठा हूं अपना समय पे? जवाब तो दीजिए सर, ठीक है, क्या हो सकता है बैठने की? जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने गई, ये है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हाल। पार्टी के जिस पार्टी के, अरे सुनो भैया, उत्तराखंड में ही तो आ रही है तुम्हारी पार्टी। आपके सुनिए आपके, मैं बता रहा हूं ना, अब आप क्यों तकलीफ हो रही है? मैंने तो आपको पूरा सुना। छोड़िए आप अरे मैंने तो पूरा सुना ना। सुवेंद्र जी, तो इनको चुप कराइए। आप न्यूयॉर्क की बात क्यों कर रहे हैं? नई दिल्ली भैया, आपकी पार्टी के नेता दिल्ली से तो उत्तराखंड आ रहे हैं ना, उत्तराखंड में साफ सरकार देने के लिए। जवाब सुन लेते हैं जोशी जी, लेकिन सवाल यही है कि कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगाते हैं, ठीक नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप खड़े होकर के बताते हैं कि पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार को जरा भी टॉलरेंस नहीं करेगी, तो क्यों नहीं एक्शन? और क्या होगा इसमें, और क्या नजीर पेश करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? सुबेन जी, मैं पहली बात तो आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताऊं कि वो पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही है जिसके 11 विधायक बेल पे हैं, और जिसके खुद मुख्यमंत्री पर 43,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। वो लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो इसको कोई सुनना पसंद भी नहीं करेगा। इसलिए पहले अपने भ्रष्टाचार की तस्वीर अब शीशे पे देख लें बहुत अच्छी तरह से। अब मैं आता हूं मूल प्रश्न पे। देखो, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि बीच में किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं मूल प्रश्न पे आता हूं कि भाई, जो विषय जो है जांच में था, जिसमें जांच आयोग बैठे गए, जिसपे सरकार ने पूरी अपनी ताकत के साथ उसकी जांच भी की, और उसपे जो है कि तथ्य उसको नहीं मिले, तो इसलिए वो किसी को दोष दे नहीं पाए। मैंने जैसे कहा कि मैं फिर वही प्रश्न जो आपने किया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि भाई, आज के दिन जो सर, मैं फिर वापस उसी सवाल पर आ जाऊंगा। अगर आप ये कहेंगे कि उस वक्त साबित नहीं कर पाए, तो आज क्यों आपके कैबिनेट मंत्री क्यों सवाल उठा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री पर? क्या आधार है उसके पीछे? देखिए, मैं फिर उसी सवाल पर आऊंगा। देखिए, उसके सुवेंद्र जी, उसके पीछे कोई आधार नहीं। हाँ। उसके पीछे कोई आधार नहीं है। ये मन की चीज है, फिर ये मन की चीज है। देखिए, उसके पीछे सिर्फ इतना आधार है कि भाई, दो व्यक्तियों के बीच में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय वर्तमान के मंत्री जी, जो दो लोगों के बीच में कोई इस तरह का आपसी मतभेद है, उसको लेकर के ये दो व्यक्तियों के बीच आप स्वीकार करते हैं? आप स्वीकार कर रहे हैं मनभेद है? ये तो मैं क्या स्वीकार कर रहा हूं, तो साफ और स्पष्ट दिख रहा है। हाँ। भाई, एक माननीय मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं, दूसरे मंत्री जी उसका मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप मानते हैं ना? स्वीकार क्या करना? चलिए, अब ये स्वीकार करने के लिए बचा क्या?
ठीक है, ये जग जाहिर है, ये मान लिया गया। तो अब आने वाले चुनाव के अंदर ये मान लिया जाए कि पार्टी के भीतर उससे पहले, क्योंकि सब कुछ मैनेज करने की कोशिश है, ये डैमेज कंट्रोल किया जाएगा क्या? ऑल इज वेल की स्थिति बनाने के लिए क्या होगा? देखिए सुबेन जी, मैं इसका भी आपको जवाब दे दूं कि एक एक विधानसभा, एक एक बूथ, एक एक मंडल और एक एक जिले में भारतीय जनता पार्टी अपना मैनेजमेंट कर रही है। और मैनेजमेंट ही नहीं कर रही है, बस दावे के साथ आपको कह सकता हूं, आप नोट कर लीजिए आज की डेट में कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 60+ का लक्ष्य रखा है, हम उस पर काम कर रहे हैं और उसमें जो है कि 100% कामयाब होंगे। आज चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही प्रत्यारोप लगाएं, कोई भी इश्यू लेके आए, लेकिन उसके लिए तो अपनी पार्टी के नेताओं को तो समझाना पड़ेगा ना सर, उसके लिए सबसे पहले तो यही है। हाँ ठीक है, मैं भगीरथ शर्मा जी को भी जरा शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस आता हूँ सर, भगीरथ शर्मा जी, और उसके बाद में प्रवीण जी आपके पास आऊंगा। लेकिन भगीरथ शर्मा जी, ये अब तो स्वीकार है, ये सामने भी है कि इससे पहले भी इसी तरीके से मनमुटाव सामने आते रहे हैं। अगर किसी भी पार्टी के भीतर कोई दो बड़े नेता अगर इसी तरीके से बयानों की तीर चलाते रहेंगे, और खास करके विधानसभा चुनाव से पहले, तो ये पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति हो जाती है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से। और अब तो विचारने ये भी हो गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिस सरकार में मुख्यमंत्री थे और हरक सिंह वहां मंत्री थे, तो और नारा था जीरो टॉलरेंस का। तो ये किस तरह का टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस रहा होगा करप्शन में, क्योंकि ये जो ढैंचा बीज का मामला है, ये पब्लिक फंड की लूट से जुड़ा हुआ है। इसको हरक सिंह जी तब भी जिम्मेदार पद पर थे और आज भी जिम्मेदार पद पर हैं। ईश्वर के नाम पर संविधान की कसम खाते हैं। तो उन्होंने, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि शायद उन्होंने झूठ बोला नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर की नाम से शपथ ली गई थी कि वो अपने पद और अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। तो ये क्यों नहीं माना जा रहा है कि जो उन्होंने वो कहा है वो सही है? सवाल यहाँ उठता है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि ये चुनावी मौसम है और हरक सिंह जी का ये भी रहा है कि वो जितने 4 चुनाव यहाँ हुए हैं तो वो सीट बदलते रहते हैं। और ये अलग बात है कि वो बड़े चमत्कारी व्यक्ति हैं, जहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। तो हमें तो ये लगता है कि कुछ एक आने वाले दिनों में तो कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये कुनबे को संभालने की भी, जो मैं समझता हूँ, भाजपा को अपना कुनबा बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ऐसा न हो कि कांग्रेस की तरह पार्टी देखती रह जाए और राजकुमार दूसरी तरफ छलांग लगा लें। हाँ, अभी वक्त है। ये बड़ा पॉइंट है। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, मैं जरा जल्दी से, क्योंकि आप बहुत बारीकी के साथ कवर भी करते हैं, देखते भी हैं सियासत, और अक्सर हमने देखा भी है चुनाव से पहले दल बदल होते भी हैं, नेता एक दल छोड़ करके दूसरे दल में जाते हैं। ये उसका आधार बन चुका है क्या? ये बयानों के तीर और सवाल जो उठाए जा रहे हैं, सुरेश जोशी बेशक डिफेंड करें, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी शुरुआत हो रही है एक दल, चूंकि चुनाव सामने है इसलिए चलेगी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, एक मुद्दा बनाया जाए, इशू बनाया जा रहा है, और ताकि जो सही समय पे सही फैसला लिया जाए। बीजेपी के कई लोग कहते हैं कि काम करते हैं पार्टी में, हरीश रावत भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं इसको उस रूप से में आप देख सकते हैं। और 2022 चुनाव से पहले आपको निश्चित तौर पर ये यकीन मानिए कि कुछ न कुछ विस्फोटक स्थिति होगी, जो स्थिति बीजेपी के अंदर दिख रही है। ऊपर से सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर हलचल है, पता चलता है। ठीक है, अंदर बहुत हलचल है जोशी जी। ये जो ज्वाला फूट रहा है, इसको संभालने की कोशिश की जाएगी क्या? क्योंकि ऐसे ये एक नेता नहीं है जो सवाल उठा रहे हो, और भी नेता हैं। अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि खेमे के अंदर बहुत ऐसी दूसरे तरफ जा सकते हैं, दूसरे देखिए, पहली बात तो सुबेन जी, मैं आपको ये बतला दूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड, कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर देखो, कार्यकर्ता से नेता बनता है, नेता से कार्यकर्ता नहीं। तो इसलिए पहला सब जो है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारा कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है, हमारा मैनेजमेंट चुनाव के लिए तैयार है, और हम उस मैनेजमेंट और उस कार्यकर्ता के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और इस तरह की जितनी भी चुनौतियां सामने आएंगी, उन सबका जो है मुकाबला करने के लिए और उनका मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग रणनीति पहले बना चुके हैं। अगर कोई भी इस तरह के विषय आते हैं तो कहां पर हमने क्या करना, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 3 स्तर पर जब हम काम करते हैं, तो इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम निश्चित तौर पर देखो चुनाव में आती है, और उसका सामना करने के लिए पार्टी के अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, और पार्टी का अपना जो है कि जो उसका कैडर है वो उसके लिए तैयार होना चाहिए। और जो हमारा मैनेजमेंट का ग्रुप है वो एक एक चीज को बारीकी से देखता है और देख भी रहा है। अच्छा, मैं इसमें एक सवाल और जानना चाह रहा हूं। ये जो राज्य स्तर की राजनीति में जो कुछ हलचल हो रही है,
क्या ये आला कमान के पास तक जानकारी पहुंच रही है? शिकायत वहां तक भी की गई है क्या? देखिए सुबेन जी, किस तक शिकायत की गई है, किस तक शिकायत दी गई है, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर इस रूप में देना चाहता हूं कि सबको सब कुछ पता होता है, कहां पर क्या हो रहा है, पूरे देश के अंदर क्या होता है, प्रदेश में क्या होता है, जिलों में क्या होता है, ये सब जानकारियां होती हैं। अब किसने शिकायत की है, किसने नहीं की, ये मेरी जानकारी नहीं। चलिए, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे। मेरा सवाल यह है कि अब आने वाले चुनाव को लेकर के चेहरा कौन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो 2017 का चुनाव भी सामूहिक नेतृत्व में लड़ा था। हाँ। और ये चुनाव भी सामूहिक नेतृत्व में पार्टी लड़ती है, यानी कि कोई चेहरा आगे नहीं है अभी। अब ये देखिए, आज के दिन तो जो है कि पार्टी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे या और कोई बड़ा चेहरा। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं तो सिर्फ आपको ये कह सकता हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मदन कौशिक जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या तय करेगा और क्या उसका आगे का वो होगा, वो आपके चैनल की हेडलाइन से सबसे पहले बनेगी। इस प्रश्न का उत्तर आज मैं नहीं दे सकता। ठीक है, आज नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कोई तो चेहरा होगा अभी, कुछ तो मानते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि 2017 का चुनाव तो पार्टी ने सामूहिक रूप से लड़ा था, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। अब इस बार के चुनाव में पार्टी किस रणनीति से आएगी तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ठीक है, मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन भी ले लेता हूं। नवीन जी, मैं जरा जल्दी से इसमें आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का भी चेहरा साफ नहीं है। आपकी तरफ से तो क्लियर है, पूरा साफ है, लेकिन आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी रहेगा? देखिए, यहाँ भ्रष्टाचार की बात हुई है, जांच होती है, लेकिन आज किसी को आई नहीं। लेकिन पहली बार जो आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से उजागर करना शुरू किया है, उसमें जनता में जागरूकता आई है। और निश्चित तौर पर ये चुनाव भ्रष्टाचार बनाम ये ईमानदारी का होगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें आप देखिए, जो ये प्रकरण है आज का है, उसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अगर बहुत ईमानदार हैं तो वो हरक सिंह रावत जी तो मानहानि क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। और अगर वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि उनका कोई मान ही नहीं है। बात सही है, घोटाला अपने आप में सिद्ध हो रहा है, बार बार इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि घोटाला हुआ है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही घोटालों में हमेशा शामिल रही है। 56 घोटाले, 256 घोटालों की बात होती है, लेकिन जांच नहीं हो पाती है। निर्भीक हो चुके हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। तो जंगल राज जो यहाँ पर चल रहा है, उस जंगल राज का अंत करने के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ पर कमर कस चुकी है। जी सोनी। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि कुछ नाराज भी चल रहे हैं, और विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा होता भी है कि एक दल से छोड़ करके नेता दूसरे दल में भी जाते हैं। तो अभी किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, खींचने की तरफ कोशिश की जा रही है। नेता है जो संपर्क में है आपके भी? देखो शुभेंदु जी, पहले तो मैं उस समय एक प्रश्न करना चाह रहा था जोशी साहब से कि बहुत अनुशासित पार्टी कहती है, बड़ा ढोल पीटते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित है। तो एक मंत्री कह रहा है कि ये जेल जा सकते थे, तो दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा था कि गधे भी ढेंचू ढेंचू ढेंचा ढेंचा कहते हैं। तो क्या दोनों के विरुद्ध पार्टी अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगी? अगर निश्चित तौर पर पार्टी को अगर लगता है कि ठेस पहुंची, तो क्या इनके विरुद्ध इस चैनल के माध्यम से जोशी साहब कहेंगे कि अनुशासनहीनता की इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी? और सवाल कांग्रेस का और राजनीति का है। कांग्रेस तो पहले भी कहती है कि राजनीति में कभी कोई दरवाजे बंद होते नहीं है, ये संभावनाएं जिंदी रहती है। और नवीन जी जरा पहले अपने गरेवान में झांक दें कि आपने दिल्ली में क्या हाल किया है, कितना भ्रष्टाचार किया। आपके पास कोई मुद्दा नहीं, आप दिल्ली में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलो, स्वास्थ्य सब पर काम किया, बीच में मत बोलो। नवीन जी ठीक है, जरा सुनिए। बीच में मत बोलो, आप ये मत सोचें कि आप बीच में मत बोलो। बोलूंगा मैं अगर आप बात करेंगे। नहीं नवीन जी सुनिए ना, एक एक करके प्लीज। आपको मौका दिया था, आप जरा सुन लीजिए अब। ठीक है, मैं आपको डिबेट ही न करने देता। अगर आप बोलेंगे। अरे आप नहीं एक मिनट रतूड़ी जी, नवीन पीरशाली जी, नवीन जी मैंने आपको मौका दिया ना, मैंने आपको भी मौका दिया था, आपको अपनी बात रखने का मौका दिया था। अब जरा सुन तो लीजिए, जरा जवाब सुनिए जरा। रतूड़ी जी
जिम्मेदारी चलिए ठीक है, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तराखंड की सियासत इस वक्त बहुत तेजी के साथ गर्म है, उबाल मार रही है। लेकिन ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने भीतर की इस अंदरूनी ज्वालामुखी को शांत कर पाने में कितना कामयाब हो पाती है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, ये देखना होगा। फिलहाल पेशकश में बस इतना ही।